हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री जो कि 4th सेमेस्टर में है। तो उसके सारे शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टोटल 35 क्वेश्चंस हैं हर एक यूनिट से, यानी कि यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हमने क्वेश्चन लिए हैं। और यहाँ पे ये जो है शॉर्ट में तो आएंगे ही, साथ के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन को भी हेल्प करेंगे। बोले तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए हैं जो कि बिल्कुल लॉन्ग में आने वाले हैं, और इन क्वेश्चन को आप ज़रूर से पढ़कर जाएं एग्जाम से पहले। और आपका जो पूरा जो सिलेबस है, यानी कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट जो 5 है, काफ़ी लेंथी सिलेबस है, तो पूरा एकदम रिवाइज होने वाला है। अगर आपने कुछ भी अभी तक मेडिसिनल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए, बात करें जो क्वेश्चन है, पहले हमने लिख रखे हैं और इसकी पीडीएफ आपको फार्मेसी वाला ऐप पे ही मिलेगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए थे यूनिट वाइज, हर एक यूनिट से किसी से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 4th यूनिट हमारी सबसे बड़ी है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और 5th यूनिट से हमारे 4-5 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से टोटल 35 क्वेश्चंस हैं। अब उनका हम जो है बारी बारी से एक तरफ से जो है सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं, स्टार्टिंग में आप सिलेबस देखोगे तो यूनिट 1 में जो है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री और डेवलपमेंट वगैरह, तो इससे क्वेश्चंस नहीं बनती है। मैंने अभी 3 साल पुराने जो क्वेश्चन पेपर देखे थे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैंने इस बार भी नहीं लिया है। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, यानी कि ड्रग की कौन कौन सी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे कि उनका एक्शन, यानी कि ड्रग की एक्टिविटी घटती है या फिर बढ़ती है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन आयोनाइजेशन एंड गिव द रोल ऑफ आयोनाइजेशन टूवर्ड्स ड्रग एक्शन। आयोनाइजेशन है क्या और उसका जो है ड्रग के एक्शन में क्या रोल है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। उससे पहले आप समझिए कि आयोनाइजेशन क्या है। आयोनाइजेशन कहने का मतलब है कि कोई भी हमारा अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल अगर आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उस पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो जो प्रोसेस होती है वो हमारी आयोनाइजेशन कहलाती है। सिंपली लिखा है, आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी कि आयंस का बनना। जैसे कि सपोज हमारा NaCl है, तो NaCl का कन्वर्ट हो जाना Na+ एंड Cl- में, तो ये जो आयंस बन रहे हैं, ये जिस प्रोसेस से बन रहे हैं वो हमारी आयोनाइजेशन है। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं कि आयोनाइजेशन का रोल क्या है हमारी ड्रग की एक्टिविटी में, या फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने जो है फार्माकोकाइनेटिक पढ़ी होगी, यानी कि ADME। अगर फार्माकोलॉजी आपने थोड़ी भी पढ़ी हो, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो देखिए, जो ड्रग जो होती है ना हमारी, वो 2 फॉर्म में होती हैं। एक होगी अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म यानी कि जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। दूसरा है आयोनाइज्ड फॉर्म, यानी कि जिन पर चार्ज होगा। तो जो ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो लिपिड नेचर की होती हैं। बात बिल्कुल आप रट लीजिए कि वो लिपिड नेचर की होती हैं। लिपिड नेचर कहने का मतलब वो हमारी फैट में सोल्यूबल होंगी। और जो आयोनाइज्ड होती हैं, जिनके ऊपर प्लस या फिर माइनस चार्ज होता है, वो जो है हमारे वाटर सोल्यूबल होती हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर की। तो देखिए, बात करें जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, वो हमारी लिपिड विलायर से बनी होती है ना, जो फॉस्फोलिपिड होता है, तो हमारी लिपिड नेचर की होती है। तो देखिए, बात करें यहाँ पे आयोनाइजेशन का क्या रोल है। जैसे कि अभी हमने बोला कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड नेचर की है, यानी कि जो ड्रग अनआयोनाइज्ड होंगी, यानी कि लिपिड नेचर की होंगी, वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी और वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि हमारी ड्रग का अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना जरूरी है, वो टूटी ना हो नेगेटिव चार्ज में या पॉजिटिव चार्ज में। अगर वो हमारी आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, यानी कि वाटर सोल्यूबल वो होगी, तो फिर वो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं करेगी। तो यही है हमारी इंपॉर्टेंस किसकी, आयोनाइजेशन की, यानी कि हमारी ड्रग का अनआयोनाइज्ड रहना जरूरी है। जब भी हम उसको ले रहे हैं तो वो अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, पूरा लिख रखा है, आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए सेकंड, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डिफाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड इट्स रोल। अच्छा, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि हमारी कौन सी मेडिसिन वाटर में सोल्यूबल होगी, कौन सी लिपिड में सोल्यूबल होगी, तो वो आप कैसे पता करेंगे। तो उसका तरीका है पार्टीशन कोएफिशिएंट, यानी कि ऐसा तरीका जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारी मेडिसिन वाटर में सोल्यूबल है या फिर लिपिड में सोल्यूबल है। तो ये होता क्या है, देखिए, पार्टीशन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन ऑयली फेज एंड एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम।
कहने का मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एक हमारा ये है बीकर, इसमें जो है हमारा एक तरफ वाटर एंड ऑयल यानी कि दोनों भरे हुए, ये मिक्स तो होंगे ही नहीं। तो इसमें सपोज़ हमने क्या करा, 20 mg कोई मेडिसिन हमने इसमें डाली, ठीक है, और इसको खूब स्टिर करने के बाद और एकदम कुछ टाइम के लिए इसको रख दिया। तो इसमें हम देखेंगे बाद में एक हमारी एक ट्यूब होती है सेपरेटिंग फनल जिसको हम बोलते हैं, कुछ इस तरीके से, अगर आपने लैब वगैरह में देखी हो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इस जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है इसको इस सेपरेटिंग फनल से निकालेंगे और क्या होगा, यहाँ पे नीचे लगा देंगे हम बीकर। तो यहाँ पे भी दो फेज़ बन जाएंगे, एक ऑयल वाला एक वाटर वाला। तो जो वाटर वाला है वो पहले नीचे निकल जाएगा, जो पहले निकला है उसको हम निकाल करके एक तरफ रख देंगे, यानी कि ये हमारा वाटर वाला है। और उसके बाद जो दूसरा बचेगा वो हमारा ऑयल का होगा, तो उसको भी इसी तरीके से हम अलग निकाल देंगे। तो इसके बाद देखिए हम चेक करेंगे कि देखिए जो हमने 20 मिलीग्राम जो मेडिसिन मिलाई थी, जो कि वाटर एंड ऑयल दोनों में मिलाई थी, तो अब वो जो है किस में ज़्यादा सोल्यूबल थी, यानी कि हमने दोनों को अलग कर लिया, वाटर वाले को भी और ऑयल वाले को भी। तो उनकी कंसंट्रेशन को हम मेज़र करेंगे। सपोज जैसे कि ये 20 मिलीग्राम थी, तो इसमें से 16 मिलीग्राम जो है हमारी वो वाटर में सोल्यूबल निकली, बाकी जो 4 मिलीग्राम जो थी हमारी किस में सोल्यूबल निकली, ऑयल में। तो यहाँ पे आप ये पता कर लोगे कि हमारी मेडिसिन वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी, क्योंकि वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। तो ये जो है एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता कर लेते हैं मेडिसिन को बनाने से पहले ही कि हमारी ड्रग का नेचर हाइड्रोफिलिक होगा या फिर लिपोफिलिक होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसका फॉर्मूला होता है पार्टीशन कोएफिशिएंट P इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इन द ऑयल अपॉन कंसंट्रेशन इन द वाटर। तो इनका जो भी कंसंट्रेशन जो रेशियो आता, सपोज ये 16 आया था, यहाँ पे 4 आया था, तो P इक्वल्स टू हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 चौक 16, तो यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसको हम कैसे हम मेज़र करेंगे, तो एक मतलब एक कुछ टर्म बना रखी है कि अगर देखिए पार्टीशन कोएफिशिएंट 1 से कम है तो हमारी ड्रग जो है वो लिपोफिलिक नेचर की होगी, यानी कि लिपिड नेचर की होगी। अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा है तो हमारी ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। सपोज अभी हमने यहाँ पे पार्टीशन कोएफिशिएंट निकाला 4 आया, यानी कि ये 4 क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है हमारी ड्रग वाटरी नेचर की होगी, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आया था, वैसे बहुत आसान है। डिफाइन सोल्यूबिलिटी एंड इट्स रोल इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो देखिए फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में। तो देखिए बात करते हैं सोल्यूबिलिटी क्या है। सोल्यूबिलिटी यानी कि कोई भी हमारे गिवन सॉल्वेंट में कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिल सकते हैं। जैसे कि सपोज एक गिलास हमारा यहाँ पे वाटर है, तो वाटर हमारा मतलब 100 ml है, और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में गिवन सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। बोले तो एक गिलास पानी में अगर हम चीनी मिला रहे हैं तो एक गिलास पानी में कितनी चीनी मैक्सिमम मिल सकती है, तो वो उस सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी कहलाती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, सिंपल से वही समझा रखा है। अब सोल्यूबिलिटी का रोल क्या है हमारी मेडिसिन में, यानी कि देखिए आपको पता होगा जो मेडिसिन ज़्यादा सोल्यूबल होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है। और दूसरा है बायो अवेलेबिलिटी, जो है वो सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करती है। बायो अवेलेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज हम 500 mg कोई मेडिसिन खाते हैं, पैरासीटामोल हम ले रहे हैं, तो पैरासीटामोल 500 mg ही हमारी ब्लड में नहीं पहुंचती है, क्योंकि कुछ जो मेडिसिन का अमाउंट है वो लिवर वगैरह या फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह में कुछ रह जाता है, यानी कि पूरा अमाउंट जो है सपोज यहाँ पे 300 मिलीग्राम ही हमारी मेडिसिन ब्लड में पहुँच रही है। तो जो एक्चुअली में जो हमारी मेडिसिन का जो अमाउंट ब्लड में पहुँचता है, जो कि एक्चुअली में एक्शन दिखाता है, तो वही हमारी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। तो जो ज़्यादा सोल्यूबल ड्रग होगी उसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी कि ड्रग का ब्लड में अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये है आपका सोल्यूबिलिटी। अब बात करते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ प्रोटीन बाइंडिंग एंड गिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। तो देखिए बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग है क्या। देखिए आपने देखा होगा जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है कि हमारी जो मेडिसिन वो 4 घंटे काम करेगी, 6 घंटे का असर है उसका, 10 घंटे असर है। तो वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है प्रोटीन बाइंडिंग पे, यानी कि प्रोटीन बाइंडिंग ही है जिससे हमारी जो मेडिसिन है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पता लगता है कि हमारी मेडिसिन इतनी देर असर करेगी। तो जैसे कि नेम में आ रहा है प्रोटीन प्लस बाइंडिंग, यानी कि प्रोटीन का या बोले तो ड्रग का प्रोटीन के साथ बाइंड होना, वो जो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो प्रोसेस है प्रोटीन बाइंडिंग कहलाता है,
ठीक है, यानी कि प्रोटीन का ड्रग के साथ बाइंड होना हमारा प्रोटीन बाइंडिंग कहलाता है। अब ये होता कहाँ पे है, सपोज जैसे कि हमारा एब्जॉर्प्शन के बाद हमारी मेडिसिन कहाँ पे पहुँचेगी, ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में बोले तो हमारी लाइपोप्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि कुछ जो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, लाइपोप्रोटीन्स हैं, तो ये जो है ड्रग के साथ बाइंड होती हैं, कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और इसी जो प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स बनाने वाली जो प्रोसेस है उसी को हम प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। तो देखिए बात करें जैसे कि ये हमारी ड्रग है इस तरीके से, और इस तरफ ये जो है हमारी प्रोटीन है। तो इन दोनों का इस तरीके से बाइंड होना ड्रग का प्रोटीन के साथ में, लाइक इस तरीके से, सपोज ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया हमारे ड्रग है, तो इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन बनाना ये है हमारी प्रोटीन बाइंडिंग। अब देखिए बात करते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग का रोल क्या है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में, कि हमारी मेडिसिन कितनी देर काम करेगी। तो जैसा कि मैंने बोला जो है ड्रग जो है प्रोटीन के साथ बाइंड होकर ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो सारी ड्रग ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, कुछ जो है वो फ्री भी रहती है। सपोज ये जो है हमारी फ्री है, इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा फ्री है, और कुछ ने जो है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना रखा है प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बना रखा है वो मतलब इनएक्टिव है, उन्होंने प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है। जो हमारी यहाँ पे फ्री होती हैं वो जो है अपने जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक सपोज ये इस तरीके से इसका शेप है, तो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उस पे जाके वो बाइंड होती है और अपना असर दिखाती है। लेकिन जो यहाँ पे प्रोटीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना के रखे हैं वो अपना असर नहीं दिखाती, यानी कि वो जो है प्रोटीन से ही जुड़े रहती है, इनएक्टिव रहती है। जब ये मेडिसिन अपना असर दिखा लेती है और बॉडी से निकल जाती है तब उसके बाद ये यहाँ से रिलीज होती है। यानी कि धीरे धीरे प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना के रखी है मेडिसिन, वो धीरे धीरे प्रोटीन से छूटती जाती है और अपना असर दिखाती जाती है। तो अगर ये सारी ही फ्री होती तो एक साथ अपना असर दिखाती और जल्दी से वो निकल जाती, लेकिन अगर वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रखे हैं तो वो धीरे धीरे वहाँ से रिलीज होती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। तो यही है प्रोटीन बाइंडिंग का रोल, कि हमारी मेडिसिन कितनी देर तक असर दिखाएगी वो डिपेंड करता है कि उसका जो है प्रोटीन बाइंडिंग के साथ मतलब कैसा रिलेशन है, वो प्रोटीन से कितनी देर तक वो बाइंड रहती है। तो यही मैंने समझा रखा है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बोले तो ये जो है हाफ लाइफ को बढ़ा देती है। हाफ लाइफ बोले तो मीन द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग रिमेन्स हाफ ऑफ स्टार्टिंग कंसंट्रेशन। जितने टाइम में जो हमारी ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो उसकी स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन के आधे रह जाती है। सपोज 500 mg हमने दवाई ली और 2 घंटे बाद वो 250 mg हमारी बॉडी में रह गई, तो जो 2 घंटे हुए वो उसका हाफ टाइम कहलाएगा, वो उसकी हाफ लाइफ कहलाएगा। तो ये जो है हाफ लाइफ को बढ़ा देती है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है डिफाइन बायो आइसोस्टेरिज्म एंड इट्स रोल एंड टाइप। तो देखिए बात करें, वीडियो ने काफ़ी लेंदी हो सकती है, मैं ट्राई करूँगा इसको जितना भी मेरे से कवर हो सके। अगर नहीं होता है मतलब ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो हम सेकंड पार्ट इसका अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन है देखिए, बायो आइसोस्टेरिज्म क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करी है और आपको यहाँ पे समझ आएगा। तो देखिए बात करते हैं कि बायो आइसोस्टर क्या है। तो देखिए आपने जो है पीओसी थर्ड में जो अभी हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं उसमें अपने आइसोमर पढ़े होंगे। आइसोमर क्या होते हैं, कोई भी दो ऐसे केमिकल जिनका जो है केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, उनको हम आइसोमर बोलते हैं, उनकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे है बायो आइसोस्टर। उससे पहले आपने समझा होगा आइसोस्टर क्या है। आइसोस्टर जो है ऐसे हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन और फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, पीसी से मैंने समझा दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होती हैं। इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोस्टर। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन कहने का मतलब क्या है, यानी कि उनके पास बैलेंसी कितनी है, इलेक्ट्रॉन वो कितने मतलब कि बॉन्ड बना सकते हैं। सपोज जैसे कि हमारे पास ये है CO, ठीक है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, और ऑक्सीजन 2, यानी कि इसके कितने हो गए यहाँ पे बैलेंसी 6। तो इस तरीके से ये है। और दूसरा हमारे पास N2, एक नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे 3, और 2 है तो 3 और 3 कितने हुए 6, तो यह इसकी भी कितनी होगी 6। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के आइसोस्टर हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन कन्फिग्यूरेशन सेम हो, उनके पास बैलेंसी सेम हो और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, तो वो हमारे आइसोस्टर कहलाते हैं,
ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बायो आइसोस्टर क्या है। बायो में मतलब वो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट हो जाता है, यानी कि कोई भी दो ऐसे कंपाउंड जिनका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन सेम हो, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, तो उनका जो है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी तो वो भी बिल्कुल सेम ही होती है, तो उनको हम बोलते हैं बायो आइसोस्टर। तो देखिए वही लिख रखा है, देखिए बायो आइसोस्टर आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन सेम होता है, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि उनका काम करने का तरीका या फिर जो उनका असर जो होता है वो भी सेम ही होता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बायो आइसोस्टेरिज्म। एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है ये एक दूसरे के आइसोस्टर हैं, ठीक है। इधर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, इधर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये जो है हमारे क्या है, एक दूसरे के बायो आइसोस्टर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बायो आइसोस्टर कितने टाइप्स के होते हैं। अभी हम उनका रोल भी देखेंगे, हमारी जो ड्रग बनाने में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो ये जो है ना देखिए दो टाइप्स के होते हैं, क्लासिकल बायो आइसोस्टर एंड एक होते हैं नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कहने का मतलब है कि जिनमें बिल्कुल जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ये वही है, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन सेम होता है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होती है, तो वो हमारे क्लासिकल में आते हैं। और नॉन क्लासिकल के अंदर बात करें तो ये जो है वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो सेम नहीं होता है, उनकी बैलेंस सेम नहीं होती, लेकिन उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सेम होती है, तो उनको हम नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर बोलते हैं। तो जो हमारे क्लासिकल बायो आइसोस्टर जो हैं ये भी हमारे 4-5 टाइप्स के होते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए पहला है यूनिवैलेंट या बोले तो मोनोवैलेंट, यानी कि जो केवल एक ही बॉन्ड बना सकते हो। यूनी या बोले मोनो उसका मतलब होता है एक, तो जो केवल एक ही बॉन्ड बना सकते हो, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ये जो है केवल एक ही बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा है बाइवैलेंट, यानी कि जो डबल बॉन्ड बना सकते हैं दो, जैसे कार्बन एक तरफ इस तरफ और इधर ये हमारा सल्फर, ये एक दो बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से ये भी दो बॉन्ड बना सकते हैं, ये भी दो बॉन्ड बना सकते हैं। तीसरा है ट्राईवैलेंट, जहाँ पे वो 3 बॉन्ड बना सकते हैं, वो ट्राईवैलेंट हो जाएंगे। टेट्रावैलेंट, जिनमें वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। और लास्ट में है रिंग इक्विवेलेंट, यानी कि एक रिंग से हम दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि बेंजीन है उसको हम पायरिडीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है। ऐसे ही थियोफिन को हम फ्यूरान के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे क्लासिकल बायो आइसोस्टर हो गए। और नॉन क्लासिकल मैंने बता ही दिया था कि उनमें जो है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो सेम नहीं होता है, लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होती है। तो एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि ये आपका आइसोप्रोटेरेनॉल है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड। एक दूसरा है सोटेरेनॉल, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बाकी सेम है, लेकिन हाइड्रोक्साइड की जगह इतना बड़ा जो ग्रुप है वो आके जुड़ गया है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन तो चेंज हो गया, लेकिन इसकी और इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो इन दोनों को सेम होने की वजह से इनका जो असर है, काम करने का तरीका है, वो भी बिल्कुल सेम होता है। दोनों जो है बेजोडाइलेटर हैं या बोले तो ब्रोंकोडाइलेटर हैं। तो ये होते हैं हमारे नॉन क्लासिकल आइसोस्टर या बोले तो बायो आइसोस्टर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर देखिए बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बायो आइसोस्टर की हमारी मेडिसिन के डेवलपमेंट में या फिर ड्रग बनाने में, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप एक लड़की हैं और या फिर आप एक लड़के हैं, तो आपके घर में आपकी सिस्टर होगी। तो सपोज करिए कि जैसे कि आपकी मम्मी जब काम करती हैं, तो अगर वो काम कर रही हैं तो ठीक है। सपोज अगर वो बीमार वगैरह हो जाती हैं, तो हम उनको किससे रिप्लेस करते हैं, उनकी जगह पे कौन आके काम करता है, आपकी सिस्टर या फिर खुद आप करती होंगी। तो वहाँ पे जो है उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो उनका एक्शन यानी कि काम करने का तरीका या फिर जो काम वो कर रही हैं वो भी सेम ही होगा। तो ऐसे ही होते हैं बायो आइसोस्टर, यानी कि उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से वो जो है क्या उनका एक्शन भी, उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होती है। तो होता क्या है, सपोज जैसे कि एक ये हमारी ड्रग है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे इस पे हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, तो ये हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर की है, हाइड्रोफिलिक नेचर की। और अभी जैसे हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन में कि जो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाती हमारी सेल मेम्ब्रेन को। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप अटैच कर देंगे जो कि सेम हो, बोले तो केवल एक ही वो बॉन्ड बनाता हो। जैसे कि हम इसकी जगह पे फ्लोरीन यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरीके से।
तो अब ये फ्लोरीन हो गया, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर से हमारी लाइपोफिलिक नेचर में कन्वर्ट हो गई। तो हमारा जो असर है मेडिसिन का वो भी चेंज नहीं हुआ और हमारा काम भी हो गया। यानी कि इसी तरीके से सपोज आपकी मम्मी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम बोले तो मतलब बीमार वगैरह हो गई हैं, तो हमने सिंपली उन्हीं की जगह पे आप खुद काम करने लगी या फिर आपकी सिस्टर काम करने लगी, तो वहाँ पे जो हमारा एक्शन है, जो हमें काम चाहिए था कि हमें रोटी चाहिए, हमें खाना चाहिए, तो वो तो हमें सेम वही मिल रहा है। अब क्या है, बस हमने उनको रिप्लेस कर दिया है। तो ये जो है रिप्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाते हैं बायो आइसोस्टर। इससे क्या होता है, हमारी ड्रग की एक्टिविटी या तो कम होगी या फिर बढ़ेगी। सपोज कि आप अपनी मम्मी जो है उनसे ज़्यादा खाना अच्छा नहीं बनाती हो, तो क्या है, एक्टिविटी कम होगी। अगर आप ज़्यादा अच्छा बनाती हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से जो है ये बायो आइसोस्टर का काफ़ी बड़ा रोल है। बात करें इसकी इंपॉर्टेंस, इंप्रूविंग पोटेंसी को इंप्रूव करने में। दूसरा है इनहांसिंग सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी कहने का मतलब है कि हमारी जो मेडिसिन है वो मोर सेलेक्टिव होगी, यानी कि और ज़्यादा कई जगह पर वो असर दिखा सकते हैं अगर हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का यूज़ कर सकें। अल्टरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वही, जैसे कि हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की थी, हमने उसको लिपोफिलिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, सपोज कोई हमारा ग्रुप है, जैसे कि हाइड्रोजन की जगह मतलब कोई और आप मान सकते हैं, तो जैसे सपोज क्लोरीन है, ये क्लोरीन की वजह से हमें टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उसकी जगह हम फ्लोरीन ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं उसी नेचर का, तो टॉक्सिसिटी हमारी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक्वायरिंग नोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी हमको चाहिए मेडिसिन में, हम उनको गेन कर सकते हैं, उनको एक्वायर कर सकते हैं। तो ये है हमारे बायो आइसोस्टर, और वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका मेडिसिन के डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये जो है 10 मार्क्स में आता है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में कराया है, बाकी आप लॉन्ग में खुद देख लेना, क्योंकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड इट्स रोल इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने देखिए पीओसी में पढ़ा होगा, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसे आइसोमर होते हैं कि उनके अंदर जो उनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, केमिकल फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, यानी कि अरेंजमेंट जो है एटम का अरेंजमेंट, वो बिल्कुल अलग अलग होता है, तो उनको हम जियोमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, और इनको हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं। अगर देखिए मैं एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे कि ये हमारा मैलिक एसिड है और ये जो है हमारा फ्यूमेरिक एसिड है, तो इनका जो है केमिकल फार्मूला सेम है। बात करें यहाँ पे कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन है। ऐसे यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे जो है इनका अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पे आप देखोगे जो सिस है, इसमें जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, ये जो है हमारा एक ही प्लेन में है, एक ही साइड है, लेकिन ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऊपर प्लेन में है, एक नीचे प्लेन में है। जो एक ही साइड होते हैं उनको सिस आइसोमर बोलते हैं, जो अपोजिट होते हैं उनको हम ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। तो ये आपको पता होगा। तो यही होते हैं हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमर। अब बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी मेडिसिन्स में। तो ये जो है हमारी जो मेडिसिन होती है उसको मोर सेफ और मोर इफेक्टिव बनाने में अपना रोल निभाते हैं। एग्जांपल आप समझिए, आपको एग्जांपल से खुद समझ आ जाएगा। जैसे कि डाई अमाइनो डाइक्लोरोप्लेटिनियम, ये दोनों ही हमारे डाई अमाइनो डाइक्लोरोप्लेटिनियम है, बस अंतर ये है कि ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। यहाँ पे जो अमोनिया है ये एक ही साइड में है, दोनों एक ही प्लेन में है, तो सिस फॉर्म हो गई। ये अपोजिट है तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म होगी। तो देखिए बात करें जो हमारी ये सिस फॉर्म जो होती है डाई अमाइनो डाइक्लोरोप्लेटिनियम की, तो ये जो है हमारे टेस्टिकुलर और ओवेरियन जो कैंसर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी कि कैंसर को ठीक करने में इसका काफ़ी बड़ा रोल है। लेकिन दूसरे ही तरफ देखें तो ट्रांस जो हमारा सेम वही केमिकल है ट्रांसफॉर्म है, उसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है। यानी कि केमिकल तो बिल्कुल सेम ही था, बस अरेंजमेंट चेंज होते उसका एक्शन ही बदल गया। तो वही है, यानी कि हम जैसे ट्रांसफॉर्म की हमारी कोई मेडिसिन है तो उसको हम सिस में कन्वर्ट कर सकें और उसको हम इफेक्टिव बना सकें, तो वहाँ पे हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है काफ़ी रोल निभाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंस यहाँ भी इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए वो है हमारा डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्क्राइब इट्स फेजेस। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि वही एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड जो प्रोसेस है यानी कि मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म को ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब समझिए कि आखिर कहाँ तक हमारी प्रोसेस पहुँची है। हमने मेडिसिन ली, हमारी मेडिसिन एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है कि वो हमारे ब्लड में पहुँच गई। ब्लड में पहुँचने के बाद
वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हमारे रिसेप्टर तक वो पहुंच जाएगी। रिसेप्टर तक पहुंचने के बाद में वो बाइंड हो जाएगी, वहाँ पे अपना एक्शन दिखा देगी। अब देखिए 3-4 घंटे 5-6 घंटे हमारी दवाई ने अपने असर दिखा दिया। अब भाई उस दवाई को बाहर भी निकालना है, ऐसा नहीं है कि वो लगातार अपना असर ही दिखाती रहेगी। हमें अब पेन वगैरह होता है 2-4 घंटे के लिए हमारा वो ठीक होता है, फिर वो नॉर्मल हम बिना मेडिसिन के भी रह लेते हैं। तो वही है कि जो हमारी दवाई जब एक्शन दिखा देती है तो उसको यानी कि एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना, वही कहलाता है हमारा मेटाबॉलिज्म या बोले तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए वही लिख रखा है, देखिए बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। बायो का कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है चेंज या अल्ट्रेशन। तो देखिए बात करें डेफिनेशन, सिंपल सी वही लिख रखी है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी डेट कन्वर्ट एक्टिव ड्रग इनटू इनएक्टिव ड्रग। जो कि एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग में जो कन्वर्सन की जो प्रोसेस है वही है हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। या सिंपली बोले तो जैसे कि अभी हमने समझा था कि जब हमारी मेडिसिन एब्जॉर्ब करानी है, एब्जॉर्ब अगर हमारी मेडिसिन करानी है तो उसका नेचर लिपिड नेचर का होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल वो होनी चाहिए, ठीक है। वो नॉन पोलर होनी चाहिए, यानी कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए, और वो जो है अनआयोनाइज्ड होनी चाहिए, अनआयोनाइज्ड। तो ये जो है हम स्टार्टिंग में देख रहे थे जब हमने मेडिसिन अपनी बॉडी में एंटर करनी है। अब बॉडी से बाहर निकालनी है, यानी कि मेटाबॉलिज्म उसका करना है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगी, सारी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। यानी कि वो लिपिड से हमारी वाटर सोल्यूबल हो जानी चाहिए, वाटर सोल्यूबल। नॉन पोलर से हमारी पोलर हो जानी चाहिए, अनआयोनाइज से वो आयोनाइज्ड हो जानी चाहिए। यानी कि उसकी ये सारी चीज़ें जब चेंज हो जाएंगी तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। आपको पता ही होगा मेडिसिन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है। सपोज इस तरीके से मेडिसिन है तो उसका रिसेप्टर का साइज शेप कुछ इस तरीके से होगा जिसमें वो आसानी से इस तरीके से यहाँ पे आके फिट हो सके। लेकिन क्या करें कि अगर हम मेडिसिन जैसे अब यहाँ बाइंड हो चुकी है, इस तरीके से हमारी मेडिसिन यहाँ पर बाइंड है, अब हम इसका शेप चेंज कर दें, बोले तो इसकी पोलरिटी को बढ़ा दें और इसका मोलिकुलर वेट बढ़ा दें, इसका हम जो सोलिबिलिटी है लिपिड से वाटर सोल्यूबल कर दें, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। जब शेप यहाँ पे इसका चेंज होगा तो ये अपने रिसेप्टर से छूट जाएगी। तो वही तो है हमारा एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करना, यही हमारा मेटाबॉलिज्म। तो देखिए वही यहाँ पे लिख रखा है, एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होना बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसके देखिए 2 फेजेज हैं, ये जो है पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है लेकिन मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। तो इसके 2 फेज होते हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि नेम हमारा फंक्शनलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे और जब वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे ना तो वो ड्रग की पोलरिटी को बढ़ाएंगे। यानी कि जो हमारी ड्रग नॉन पोलर थी, यानी कि जो हमारी वाटर में सोल्यूबल नहीं थी, वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगी। किसकी वजह से? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। तो ये हमारी फर्स्ट फेज़ में होती है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन, जब आप पूरा लॉन्ग में क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपने वो लिखना होगा, हम शॉर्ट में अभी हम बात कर रहे हैं। फेज सेकंड में क्या होता है? कंजुगेशन रिएक्शन। कंजुगेशन कहने का मतलब है किसी दूसरे ग्रुप का ड्रग से आके जॉइंट हो जाना, जैसे कि सपोज सल्फेट का ऐड हो जाना, मिथाइल का ऐड हो जाना, मिथाइलेशन, सल्फोनेशन। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है? कंजुगेशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें क्या होता है? हमारे ड्रग का शेप चेंज होगा। जब शेप चेंज हो जाएगा तो हमारी ड्रग जो है अपने रिसेप्टर से छूट जाएगी, और जब छूट जाएगी तो हमारी ड्रग बॉडी से वो निकल जाएगी एक्सक्रेशन के थ्रू। तो इस तरीके से ये जो है आपका पूरा बायो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ये हमारी देखिए यूनिट फर्स्ट इस तरीके से शॉर्ट में हमने कवर करी है, पूरी जो कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो। और इसमें आप फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म हमने देखा है, बायो आइसोस्टर देखा है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखा है। तो ये हमारे यूनिट फर्स्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बात करते हैं हमारी जो यूनिट सेकंड है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसको हम समझते हैं। उससे पहले देखिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको समझा दूँ कि आखिर हम अब पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है, पहले देखिए आप इसका क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, बाकी तभी आपको समझ आएगा। नर्वस सिस्टम 2 क्लासेज में होता है, डिवाइड करते हैं इसको हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी पेरिफेरल नर्व्स आती हैं। तो ये भी हमारे 2 क्लासेज में 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं इसको हम। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम,
सोमैटिक कहने का मतलब है कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी बस में होती हैं। जैसे मैं अभी हाथ चला रहा हूँ इस तरीके से, मेरे बस में है, मैं जब चाहूँ इधर उधर हाथ को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। दूसरा है ऑटोनोमिक, जैसे कि ऑटोनोमिक यानी कि खुद ब खुद होने वाली चीज़ें, जैसे कि हम अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ पे हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी दो होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक कहने का मतलब है कि फाइट और फ्लाइट, यानी कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब हमारे सामने कोई भयानक सी चीज़ आ जाए और हम एक साथ भागने लगते हैं, यानी कि कुछ बिना सोचे समझे हम जो अपना काम करते हैं, एबनॉर्मल तरीके से हम भागते हैं, उस टाइम पे जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि रेस्ट में, जब हम आराम कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन होती है, वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। अभी मैंने सारा कुछ आपको क्यों बताया है, देखिए अभी जो हमारी यूनिट सेकंड है वो है हमारी ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यूनिट सेकंड में जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये, इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यानी कि फाइट और फ्लाइट वाला, पूरे यूनिट सेकंड उसी के बेस पर है कि यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, कि जब हम फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो हमारा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, तो अगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होते हैं तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए, या फिर वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं तो हमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए कि हम उनको रोक सकें। तो जो सारा कुछ है वो हमारी यूनिट सेकंड में है। यूनिट थर्ड में क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में है, जो कि हमारे रेस्ट टाइम पे काम करता है। तो यूनिट थर्ड है। उसके बाद जो यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हैं। तो इस तरीके से अभी जो हम फिलहाल सेकंड यूनिट देख रहे हैं वो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट वाला नर्वस सिस्टम। तो बात करते हैं इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो बनता है स्टार्टिंग में, वो है गिव द बायोसिंथेसिस ऑफ द एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखिए बात करें कि सबसे पहले कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, अगर आपने नहीं पता हो। न्यूरोट्रांसमीटर कहने का मतलब है कि आपने न्यूरॉन पढ़े होंगे, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में सेल्स होती हैं। जैसे कि एक न्यूरॉन्स जो है इस तरीके से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज भेजने के लिए केमिकल रिलीज करता है, तो उसी केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल है जो कि एज ए मैसेंजर काम करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो मैसेज को कन्वे करता है, वो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्वेश्चन में आकर पूछ क्या रहा है, गिव द बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। अब एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, देखिए वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होते हैं, जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है फाइट एंड फ्लाइट। तो इस केस में जो न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल रिलीज होते हैं वो जो है हमारे एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। ठीक है। एक और समझ लीजिए, जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रिलीज होते हैं वो हमारे कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। उनको अभी हम यूनिट थर्ड में देखेंगे। तो वही लिख रखा है, देखिए सिंपली दोज न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच वर्क्स इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। जो सिंपैथेटिक में काम करते हैं उनको एड्रीनर्जिक बोलते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक में काम करते हैं यानी कि जो रेस्ट वाले जो हमने सेकंड देखा था, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक था, तो उसमें जो काम करते हैं वो हमारे कोलिनर्जिक होते हैं। अब देखिए बात करें जो एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको हम कैटेकोलामाइन बोलते हैं। कैटेकोलामाइन बोले तो ये तीन होते हैं, एक होता है डोपामाइन, एक नोरेपिनेफ्रिन और एक एपिनेफ्रिन। इन तीनों को कलेक्टिवली कैटेकोलामाइन बोलते हैं। जैसे कि नेम में आ रहा है कैटेकोलामाइन, यानी कि कैटेकोल प्लस अमाइन, जिसके अंदर कैटेकोल रिंग हो, साथ के साथ एक अमाइन ग्रुप जुड़ा हो। एग्जाम्पल आप स्ट्रक्चर में देखो, जैसे कि कैटेकोल रिंग क्या होती है, हमारी फिनाइल रिंग के साथ में दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो अपने पास पास जुड़े होते हैं, वो हमारी कैटेकोल रिंग होती है। उसमें अमाइन बोले तो एक अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा कार्बन की लॉन्ग चेन के साथ। तो सिंपली कैटेकोलामाइन की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होती है, कैटेकोल रिंग होगी और कार्बन की चेन के साथ में हमारा अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा, तो कैटेकोलामाइन। तो ये इस तरीके से होते हैं। तो ये जो है तीन होते हैं, डोपामाइन, नोरेपिनेफ्रिन जिसको हम नोरएड्रेनालिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन जिनको हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम ऐसी ही होगी, किसी में एक दो ग्रुप ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो यही है तीनों हमारे एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, जिनको हम कलेक्टिवली कैटेकोलामाइन बोलते हैं। तो देखिए बात करते हैं, क्वेश्चन था हमारा कि इनकी सिंथेसिस बताइए कि ये कैसे बनते हैं, पूरी प्रोसेस समझाइए। तो
इस तरीके से है पूरा। अभी आपको थोड़ा ये लेंथी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूँ। तो देखिए ये जो है हमारे कैटेकोलामाइन, ये कहाँ पर बनेंगे, हमारे वहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बनेंगे। साथ के साथ ये CNS में बनते हैं। CNS बोले तो सारी चीज़ें हमारे ज़्यादातर CNS में बनती हैं, वो रिलीज़ होकर के हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो होता क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, देखिए एक कंपाउंड है, एक केमिकल है, उसका नाम आपने बिल्कुल रट लेना है या समझ लेना है। उसका नाम है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन कहने का मतलब है कि उसमें एक फिनाइल रिंग जुड़ी होगी। फिनाइल रिंग क्या होती है, ये वाली जो रिंग होती है इसको हम फिनाइल रिंग बोलते हैं, ठीक है। उसमें फिनाइल रिंग जुड़ी होगी, साथ के साथ है एलानिन। एलानिन कहने का मतलब एक अमाइनो एसिड है। एलानिन एक अमाइनो एसिड है, यानी कि जिसमें अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एसिड ग्रुप जुड़ा होगा। तो एसिड ये जुड़ा है और यहाँ पे एक अमाइन जुड़ा है, तो अमाइन और एसिड, तो ये हमारा अमाइनो एसिड होता है एलानिन। तो सिंपली पहला हमारा कंपाउंड है फिनाइल एलानिन। तो उसके बाद में क्या होता है, उससे ही सारी चीज़ें हमारी बनेंगी, यानी कि डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन उसी से ही बनेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा बनता है टायरोसिन। टायरोसिन कहने का मतलब है जो हमारा फिनाइल एलानिन है वहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप जब अटैच होगा तो यहाँ पे एंजाइम क्या काम करेगा, हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो रहा है तो हाइड्रोक्सिलेज। तो अगर रिएक्टेंट का नाम आप बोलना चाहें तो लिख सकते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि हमारा टायरोसिन बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा डोपा। डोपा कहने का मतलब फुल फॉर्म में अभी आपको बताऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे भी एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच होगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा। रिएक्टेंट के नेम के साथ हम क्या बोलेंगे, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो वही हमारी फिनाइल रिंग थी, अब वहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप आके अटैच हो गए हैं और यहाँ पे CH2 CH COH NH2 बिल्कुल सेम है। इसको हम डोपा बोलते हैं शॉर्ट में, यानी कि डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। D4 डाई और हाइड्रोक्सी ये ऑक्सी यानी कि O, P4 फिनाइल, A4 एलानिन। तो इसको शॉर्ट में हम डोपा बोलते हैं। अभी आपने स्ट्रक्चर देखी थी हमारी कैटेकोलामाइन की, तो इस तरीके से थी, यानी कि उसी के हिसाब से कुछ हमारी स्ट्रक्चर बन गई है। 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप आके अटैच हो गए, इधर हमारी फिनाइल रिंग और इधर कुछ हमारे अदर ग्रुप। तो ये हमारा डोपा यहाँ पे बन गया। उसके बाद में एक एंजाइम काम करता है डोपा डीकार्बोक्सिलेज। जैसा कि यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि जो हमारा COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है ये रिमूव होगा एज ए CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसी को सिंपली हटा दीजिए और CO2 यहाँ से निकाल दीजिए। तो वही हमारी फिनाइल रिंग है, 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है, CH2 CH2 NH2, ये यहाँ पे हमारा बचेगा और ये हमारा एज ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में ये निकल जाएगा। तो ये जो हमारा बना ये कहलाता है हमारा डोपामाइन। देखिए इनकी स्ट्रक्चर अगर आपने तीनों की याद कर ली ना तो बाकी भी आपको सब याद हो जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पर देखोगे उसी तरीके से स्ट्रक्चर आपकी बन गई है, ठीक है, कैटेकोलामाइन वाली। तो अब उसके बाद क्या होगा, डोपामाइन से बनता है नोरेपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे एंजाइम काम करता है डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच होगा, लेकिन अटैच कहाँ पे होगा, बीटा पोजीशन पे। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों हमारे अटैच हो गए, यहाँ तो अब अटैच होने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे हमने कैटेकोलामाइन की यहाँ पे स्ट्रक्चर देखी थी कि 2 हाइड्रोक्साइड यहाँ पर अटैच होने चाहिए इस साइड में, तो ये तो हो गया। अब मतलब दूसरी कहीं जगह अटैच होगा, तो जैसे कि नेम हमारा बीटा हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि जो कि बीटा कार्बन पे आके अटैच होगा। यहाँ से हम काउंट करते हैं, जो पहला कार्बन है तो उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बाद को बीटा, उसके बाद को गामा। तो जो बीटा कार्बन है वहाँ पे हम हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच कर देंगे और हमारा क्या बन जाएगा, नोरेपिनेफ्रिन। डोपामाइन में बस हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच किया तो नोरेपिनेफ्रिन बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, वो है यहाँ पे एंजाइम काम करेगा मिथाइल ट्रांसफरेज। जैसे कि नाम हमारा मिथाइल ट्रांसफर, यानी कि मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, ट्रांसफर होगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, बाकी सारा कुछ सेम है, OH फिनाइल रिंग, CHOH CH2 और यहाँ पे जो NH2 है यहाँ पे आके मिथाइल CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले 2 थी, तो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से रिमूव करना होगा और यहाँ पे CH3 आके हमारा अटैच हो जाएगा। तो ये है हमारा एपिनेफ्रिन। तो इनकी स्ट्रक्चर में देखिए डिफरेंस कितना है, बहुत कम है। यहाँ पे नॉर्मली हमारा डोपामाइन है और नोरेपिनेफ्रिन में एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप आके अटैच हो जाता है और एपिनेफ्रिन में एक हमारा मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो ये जो है इनकी तीनों की सिंथेसिस होती है। ये जो है क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, यानी कि 7 नंबर में,
बाकी मैंने सारा कुछ आपको समझाया है इसलिए क्योंकि इनसे ना आपको अभी जो बाकी की जो हमारी मेडिसिन है उनके स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगी। तो आई होप ये बायोसिंथेसिस आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, वो है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड गिव इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। जैसे कि आप सिलेबस में देखोगे सबसे पहले यही तो आपका सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो आखिर ये होते क्या है, जैसे कि हमारा सिम्पैथो यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और मिमेटिक कहने का मतलब होता है मिमिक। मिमिक माने नकल करना, कॉपी करना। तो ऐसे एजेंट, ऐसी ड्रग जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल करती हो, उनकी कॉपी करती हो, जो एक्शन हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एपिनेफ्रिन, डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे हैं, सेम वही वो असर दिखाती हो, उन मेडिसिन को, उन एजेंट को हम बोलेंगे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, ये जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग, एक होता है मिक्स्ड। तो देखिए सबसे पहले है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग यानी कि वो मेडिसिन जो कि डायरेक्टली एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होकर के अपना असर दिखाती हैं। आपको पता ही होगा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर 2 होते हैं हमारे, अल्फा रिसेप्टर, अल्फा में भी 2 होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर 3 होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो ये जो है हमारे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं, एड्रीनर्जिक यानी कि वो रिसेप्टर जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। यहीं पे आके हमारे डोपामाइन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये हमारे यहाँ पर आके ये बाइंड होते हैं। अब देखिए ये क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि डायरेक्टली इन्हीं रिसेप्टर पे आके बाइंड करके अपना असर दिखाएं, वो हमारी कहलाती है डायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग यानी कि वो मेडिसिन जो कि यहाँ पे डायरेक्ट तो अटैच नहीं होंगी, बल्कि जो हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन है, न्यूरोएपिनेफ्रिन है, तो उनके जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करेंगी, या बोले तो जहाँ से ये रिलीज़ होते हैं वहाँ पे जाके ये स्टिमुलेट करेंगी और हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे। तो यही न्यूरोट्रांसमीटर फिर अपना असर दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। मिक्स्ड कहने का मतलब है कि वो दोनों पाथवे से अपना काम कर सकती हैं, वो डायरेक्ट भी आकर अटैच हो सकती हैं और इनडायरेक्टली वो ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको भी ये स्टिमुलेट कर सकती हैं। तो ये है हमारे सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए वो है हमारा, गिव बायोसिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिनाइल एफ्रिन। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी 2 यहाँ पे स्टार वाले ड्रग हैं, एक है फिनाइल एफ्रिन और एक है साल्बिटामोल। तो बात करते हैं दोनों में से कोई भी आ सकती है। तो फिनाइल एफ्रिन की सिंथेसिस देखते हैं। तो जैसे कि आप सिलेबस में भी देखोगे ये हमारा सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है जो कि डायरेक्ट एक्टिंग, जो डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं। तो वही लिख रखा है, देखिए फिनाइल एफ्रिन इज ए सिंपैथेटिक ड्रग, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग विच वर्क्स डायरेक्टली बाइंडिंग विद अल्फा 2 रिसेप्टर। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये हमारी फिनाइल एफ्रिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करती है। ये अल्फा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, ये आपने पक्का ध्यान रखना है। बात करते हैं इसका काम क्या है। ये एज ए बैजो कंस्ट्रिक्टर काम करती है, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है और ज़्यादा उनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती है। तो इसकी सिंथेसिस देखिए समझनी है आपने, थोड़ा सिंथेसिस देखिए बहुत टफ हो जाता है लेकिन आपने समझना होगा क्योंकि ये आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल क्या होता है, सिंपली हमारी फिनाइल रिंग में हमारा हाइड्रोक्साइड ग्रुप एक अटैच होता है, उसको हम फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल है और 2 क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड है, यानी कि यहाँ पे 2 क्लोराइड ग्रुप जुड़े हैं और ये हमारा एसिटाइल एक फंक्शनल ग्रुप है। तो 2 क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है 2 क्लोरो 1,3 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथोनेन। तो ये तो आपको नेम याद ही नहीं होगा, तो सिंपली आप बोल दीजिए एक इंटरमीडिएट बनाता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा HCl जो है रिमूव होता है। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा फिनॉल था, फिनॉल रिंग, यहाँ पे जो इस तरीके से मैंने घुमा के लिख दिया, सिंपली ये जो CO जो है यहाँ पे आके अटैच हो गया है और CH2Cl ये यहाँ पे आके अटैच हो गया है। बाकी जो एक H यहाँ से रिमूव हुआ होगा बॉन्ड बनाने पर वो, और एक Cl HCl के रूप में बाहर निकल गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा मेथामाइन की प्रेजेंस में अब ये जो इंटरमीडिएट बना है ये कन्वर्ट हो जाता है इस दूसरे इंटरमीडिएट में। अब ये जो है आपने केवल स्ट्रक्चर ही याद रख लेना, बाकी नेम तो आपको याद नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, जो NH2CH3 जो था ये हमारा
यानी कि मिथामाइन, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है NHCH3 के रूप में। उसके बाद में होता है रिडक्शन। रिडक्शन कहने का मतलब जो यहाँ पे ऑक्साइड जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आके एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा। यानी कि रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, तो H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अगर देखिए आप स्ट्रक्चर इसके देख रहे हो, यहाँ पे हमारी फिनाइल रिंग है और एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है, बाकी CHOH CH2 NHCH3 ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे कि हमारा एपिनेफ्रिन का है। एपिनेफ्रिन में क्या था, बस यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड और अटैच है, और फिनाइलेफ्रिन में एक हाइड्रोक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया है, बाकी जो है सारा कुछ सेम है। तो अगर देखिए एपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होता है तो उसकी जगह पे हमारा क्या है कि ये फिनाइलेफ्रिन बिल्कुल सेम उसी के जैसे काम करेगा। तो इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। और दूसरे हम बात करते हैं वो है साल्ब्यूटामॉल। तो इसका मोड ऑफ एक्शन आप समझ लीजिए, हमारे बीटा-2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, ठीक है। ये हमारा बीटा-2 रिसेप्टर पे साल्ब्यूटामॉल अटैच होता है, अपना असर दिखाता है। और ये जो है हमारा ब्रोंकोडायलेटर होता है, यानी कि जो हमारी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनको ये डायलेट करता है, जैसे अस्थमा वगैरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसको ये ट्रीट करता है। तो बात करें इसके सिंथेसिस की, तो इसकी भी थोड़ी लंबी सिंथेसिस है। इसमें देखिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि बेंजाइल पे एक हाइड्रोक्साइड और एक हमारा यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये और क्लोरोएसिटाइल अल्कोहल ये दोनों रिएक्ट करके एक हमारे ये इंटरमीडिएट बनाते हैं। आप देखिए समझ लेना, आपको नेम ये याद नहीं होगा इस वजह से मैंने लिखा नहीं था यहाँ। तो उसके बाद में ये जो है 2-मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद ये इंटरमीडिएट एक दूसरा ये इंटरमीडिएट बनाता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देख लेना। और देन उसमें रिडक्शन अगर हम उसकी कराते हैं तो यहाँ पे O की जगह एक और हाइड्रोक्साइड ग्रुप हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे साल्ब्यूटामॉल बनता है। तो ये है इसके स्ट्रक्चर, देख लेना बाकी का आप। ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है देखिए वो है गिव बायोसिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ टोलाजोलिन। तो टोलाजोलिन आप देखोगे तो ये जो है हमारा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में जो अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है, यानी कि अल्फा ब्लॉकर जो है वो हमारी टोलाजोलिन है। तो इसके स्टार लगा हुआ इसकी सिंथेसिस आ सकती है, तो वही हम देख रहे हैं। टोलाजोलिन इज ए अल्फा ब्लॉकर एजेंट विच बाइंड ऑन बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। तो ये जो है देखिए दोनों पे बाइंड कर सकता है, अल्फा 1 पे भी अल्फा 2 पे भी। तो ये नॉन सेलेक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये कैसे सिंथेसाइज होता है। तो ये ना हमारा बेजोडायलेटर होता है, यानी कि वही ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उनको चौड़ा करता है। सिंथेसिस कैसे होती है इसकी, देखिए बेंजाइल साइनाइड, जो बेंजीन जो रिंग है वहाँ पे साइनाइड ग्रुप जुड़ा होता है, बेंजाइल साइनाइड प्लस इथाइलिन डाइअमीन। यहाँ पे देखिए बीच में इथाइलिन ये चैन है और 2 अमीन ग्रुप है NH2 तो इथाइलिन डाइअमाइन और बेंजाइल साइनाइड जब दोनों रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है और अमोनिया गैस निकलती है, और देन हमारा टोलाजोलिन बनता है। तो बाकी स्ट्रक्चर आप देख लेना। तो सिंपली आपने इसी तरीके से बना के लिख देना है कि व्हेन बेंजाइल साइनाइड रिएक्ट विद इथाइलिन डाइमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, सो टोलाजोलिन प्रोड्यूस विद द एक्सपल्जन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया गैस। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, देखिए वो है गिव सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोप्रेनोलॉल। तो प्रोप्रेनोलॉल जो है ना, ये हमारी देखिए बीटा ब्लॉकर में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन बताइए, उसमें प्रोप्रेनोलॉल की सिंथेसिस बताइए, उनका सार वगैरह। तो ये मैंने सारा कुछ करवाया है। तो देखिए बात करें जो हमारा प्रोप्रेनोलॉल होता है, ये हमारा बीटा ब्लॉकर होता है, जो कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। नॉन सेलेक्टिव कहने का मतलब है कि वो बीटा 1 पे भी काम कर सकता है, बीटा 2 पे भी काम कर सकता है। तो बात करें ये कहाँ पे यूज़ होता है, हाइपरटेंशन, जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको कम करने में इसका यूज़ किया जाता है। सिंथेसिस देखें तो 1-नेफ्थोल जब एपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ से HCl रिमूव होने के बाद में एक ये हमारा इंटरमीडिएट बनाता है, जिसका नेम आप देख ही सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, 2,3 एपोक्सी प्रोपाइल अल्फा नेफ्थाइल ईथर। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। और जब ये इंटरमीडिएट जो है आइसोप्रोपाइल अमीन, तो अमाइन ग्रुप है, ये हमारा आइसोप्रोपाइल है, तो जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो लास्ट में हमारा प्रोप्रेनोलॉल बनता है। तो ये जो है देखिए स्ट्रक्चर आपने याद कर लेनी होगी, बिकॉज आपने सार तभी बता सकते हैं, आप सार तभी लिख सकते हैं जब आपको स्ट्रक्चर आती हो किसी भी एक ड्रग का। तो यहाँ पे देखिए नेफ्थलीन रिंग है, यहाँ पे OCH2 एक ग्रुप है, बाकी ये हमारा
कार्बन की चेन और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है, यहाँ पे अमाइन और ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो पूरा आइसोप्रोपाइल अमीन यहाँ पे ग्रुप अटैच है। तो इस तरीके से जो है प्रोप्रानोलोल की स्ट्रक्चर है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी में कंटिन्यू है वैसे वो, कि गिव सार एंड यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो पूरा क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट आर बीटा ब्लॉकर, गिव द सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रानोलोल, मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोप्रानोलोल एंड गिव द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर वही है जो हमारे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे हैं, और ये जो है 3 टाइप्स के होंगे। बीटा 1 सेलेक्टिव, बीटा 1 सेलेक्टिव कहने का मतलब है कि वो केवल एक ही को ब्लॉक करेंगे, बीटा 1 को ही जाके ब्लॉक करेंगे। बीटा 2 जो केवल बीटा 2 को ही ब्लॉक करेंगे, एंड नॉन सेलेक्टिव जो किसी पर भी जाके काम कर सकते हैं, किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, वो हमारे बीटा 2 कहलाते हैं, वो सॉरी नॉन सेलेक्टिव कहलाते हैं। बात करते हैं कि इनका सार क्या है। तो सार हम उसी के बेस पे देखते हैं जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी प्रोप्रानोलोल की। यहाँ पे नेफ्थेनॉल रिंग है, बाकी OCH2 ग्रुप है, इधर हमारा हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ये हमारा आइसोप्रोपाइल अमीन जो ग्रुप है वहाँ पे। तो इसकी स्ट्रक्चर ये है। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि सार कैसे लिखते हैं। सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर है उसको आपने तोड़ देना है, थोड़ा डिवाइड कर देना है जो भी उसके पार्ट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया कि अगर हम इस एरोमेटिक रिंग में चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो पहले उसी के ऊपर एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अगर देखिए हम एरोमेटिक रिंग को किसी दूसरी रिंग से रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है। तो जो हमारे बीटा ब्लॉकर होते हैं कुछ में यहाँ पे नेफ्थेनॉल रिंग की जगह फिनाइल रिंग भी होती है, यानी कि हमारी डबल है तो वहाँ पर हम सिंगल रिंग भी लगा सकते हैं। तो सिंपली लिख सकते हैं नेफ्थेनॉल रिंग कैन बी रिप्लेस विद फिनाइल रिंग एंड गिव अदर ड्रग, कुछ अदर ड्रग देती है जैसे कि हमारी आइसोप्रोटेरेनोल है, ठीक है। और एक और पॉइंट ये लिख दीजिए कि ये अगर एरोमेटिक रिंग नहीं है तो हमारी ड्रग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी बिल्कुल मतलब रिड्यूस हो जाएगी, वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जिसके अंदर ये नेफ्थेनॉल रिंग होती है, यानी कि डबल बेंजीन वाली ये जो रिंग होती है, तो वो जो हमारी ड्रग होती है वो नॉन सेलेक्टिव होती हैं, यानी कि वो बीटा 1 पे भी जाके काम कर सकती हैं, बीटा 2 पे भी जाके काम कर सकती हैं। लेकिन उसी की जगह अगर यहाँ पे सिंगल हो जाए, केवल एक ही फिनाइल रिंग आ जाए, तो वो किसी एक पे ही काम करेगी, या तो बीटा 1 पे ही करेगी या फिर बीटा 2 पे ही करेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख रखा है, तीसरा पॉइंट है इस ग्रुप के ऊपर OCH2 ग्रुप। तो OCH2 जो ग्रुप होता है इसको हम एराइलॉक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। तो एराइलॉक्सी ग्रुप जो है काफ़ी ज़रूरी होता है एक्टिविटी के लिए, और जिन भी बीटा ब्लॉकर के अंदर ये वाला जो ग्रुप होता है OCH2 अगर पाया जाता है वो मोर इफेक्टिव होती हैं, वो मोर एक्टिव होती हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोक्साइड ग्रुप के ऊपर। देखिए हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है ये एजेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे ग्रुप से तो यहाँ पर एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट वो है हमारा, ये जो हमारा आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप जुड़ा हुआ है CH तो देखिए लिखा है कि बल्कि एलिफैटिक ग्रुप सच एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप यानी कि CH2 CH3 आर एजेंशियल फॉर बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। तो ये भी एजेंशियल होते हैं एक्टिविटी के लिए, अगर हम इनको रिमूव करेंगे तो एक्टिविटी हमारी लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए 6th में, वो लिखा है यहाँ अमाइन ग्रुप के ऊपर। तो सेकेंडरी अमाइन इज एजेंशियल फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम इसको सब्सटीट्यूट कराते हैं किसी दूसरे ग्रुप के साथ तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारे स्ट्रक्चर है ना उसमें जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं उन्हीं के ऊपर एक एक पॉइंट बना दीजिए कि किसको रिमूव करने से क्या होगा या फिर किसके कम करने से हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी, वही उसका सार कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जो हमारे यूज़ हैं बीटा ब्लॉकर के वो क्या है। सबसे पहले हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को ही कम करती हैं। दूसरा कि ये अरिथमिया में भी यूज़ होते हैं। अरिथमिया बोले तो जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है, हमारा हार्ट कभी तेज़ धड़कने लगता है कभी कम धड़कता है, तो उस केस में भी इनका हम यूज़ करते हैं। दूसरा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहने का मतलब है कि जब हमारा ब्लड जो हार्ट है वो उतनी मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता है जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। सपोज़ 10 लीटर ब्लड हमें चाहिए और हमारा जो हार्ट है वो केवल 5-6 लीटर पंप कर रहा है, तो उस केस में जो है हार्ट जो है उसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, यानी कि हार्ट अटैक वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उससे पहले हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम ना आए। तो ये है इनके यूजेस बीटा ब्लॉकर के। तो इस तरीके से आप देखोगे पूरा हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है कि बीटा ब्लॉकर है क्या, उसमें प्रोप्रानोलोल की सिंथेसिस क्या है, उसका सार क्या है, उनके यूजेस क्या हैं। तो ये लॉन्ग में आता है, इस तरीके से हमने शॉर्ट क्वेश्चन में इसको कवर किया है। तो ये जो है हमारी यूनिट यहाँ पे सेकंड ख़त्म होती है। अब जो थर्ड यूनिट है ना उसकी हम बात करते हैं, जो कि हमारा कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो अभी जैसे हमने देखा था, पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर पूरी यूनिट थर्ड है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या है, देखिए
गिव बायोसिंथेसिस एंड ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होते हैं वो कैसे बनते हैं, जिसको हम कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो दोज न्यूरोट्रांसमीटर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूरॉन्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे एक ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो है एसिटाइल कोलिन। नाम याद रख लीजिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। तो उसकी स्ट्रक्चर आपने देखिए याद करनी होगी। उसमें देखिए एक तरफ एसिटाइल ग्रुप जुड़ा होता है, यानी कि CH3COO, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है, और एक इथाइलिन की चैन होती है बीच में, और क्वांटरनरी अमोनियम कंपाउंड जुड़ा होता है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, इनको हम क्वांटरनरी अमोनियम कंपाउंड बोलते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर आपने रटनी ही होगी या याद कर लेना जो भी है। तो बात करते हैं कि कैसे बनता है हमारा एसिटाइल कोलिन। तो कोलिन जब हमारा एसिटाइल को एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तो एक एंजाइम है एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज, तो ये जो है हमारा एसिटाइल कोलिन बनाता है। तो सिंपली लिख देना, व्हेन कोलिन रिएक्ट विद एसिटाइल को एंजाइम ए, सो द एंजाइम एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज कन्वर्ट इट इनटू एसिटाइल कोलिन। तो ये है इसकी सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है डिफाइन पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड गिव सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ कार्बेकोल। तो जैसे कि नेम आ रहा पैरासिम्पैथो यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मिमेटिक यानी कि उसके एक्शन को कॉपी करने वाले। तो ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ड्रग जो कि सेम वही एक्शन दिखाएंगी जो कि हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोलिन दिखा रहा था, ठीक है, जो कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर दिखाते हैं, सेम वही एक्शन दिखाती हैं, उनको हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट या पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग बोलते हैं। तो बात करें, इसमें हमने पूछा है कि कार्बेकोल क्या है, उसके सिंथेसिस एंड यूजेस भी बताने हैं। तो कार्बेकोल हमारा वही है पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट जो कि हमारा जो 2 रिसेप्टर होते हैं, देखिए इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मस्करेनिक एंड निकोटिनिक, तो ये जो है उनको स्टिमुलेट करता है। तो देखिए बात करें इसके सिंथेसिस की, तो देखिए जो कार्बेकोल जो है हमारा, ये कोलिन क्लोराइड से ये बनता है, जो कि COCl2 यानी कि फोस्जिन की प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट बनाता है, जो कि नेम इसका काफ़ी बड़ा था। अब इसकी स्ट्रक्चर ही समझ लीजिए ना बाकी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसकी, जो कि एक इंटरमीडिएट है, जो कि फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये जो है कार्बेकोल देता है। कार्बेकोल के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो ये जो है शॉर्ट में देखिए इतना ही समझ में आएगा कि कार्बेकोल क्या है, हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है, उसकी सिंथेसिस इस तरीके से होती है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की कि कार्बेकोल कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले ग्लूकोमा बोलते हैं, यानी कि जो मोतियाबिंद आँखों का एक रोग होता है उसको ठीक करने में। इसके अलावा ड्यूरिंग आई सर्जरी, जब आँख वगैरह की सर्जरी होती है तब भी हम उससे पहले इसका यूज़ करते हैं, और एज ए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, आँखों के सॉल्यूशन के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कार्बेकोल का यूज़ है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डिफाइन पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट, या जिसको हम कोलिनोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। तो यूनिट में आप देखोगे पहले हमारे पैरासिम्पैथोमिमेटिक थे, उसके बाद है हमारे यहाँ पे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, या बोले तो कोलिनोलाइटिक एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जो कि एसिटाइल कोलिन का जो काम था उसको ब्लॉक करेंगे। तो वही लिख रखा है, दीज आर एंटी कोलिनर्जिक एजेंट विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो ये जो है एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को ये कम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड है, एट्रोपिन सल्फेट है, डाइसाइक्लोमाइन है। कहने का मतलब है जब ज़्यादा एसिटाइल कोलिन बनने लगता है तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम इन मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पैरासिम्पैथोलाइटिक, लाइटिक कहने का मतलब है लाइसिस करने वाले, यानी कि उसके अपोज काम करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए वो हमारा क्लासीफाई कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर विद एग्जाम्पल। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे ना सिलेबस में, पैरासिम्पैथोमिमेटिक जो एजेंट है हमारे वो 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट बोले जो कि हमारे डायरेक्ट रिसेप्टर यानी कि मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पर जाके डायरेक्ट बाइंड होते हैं, और दूसरे हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग जो कि हमारे इनडायरेक्टली काम करते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट बाइंड तो नहीं होते बल्कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका हाइड्रोलाइसिस को रोक देते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। तो वही पूछ रखा है, देखिए क्लासीफाई कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, यानी कि जो इनडायरेक्टली काम करते हैं उनको क्लासीफाई कीजिए एग्जाम्पल के साथ में। सो दीज आर दोज ड्रग विच डज नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर बट इनहिबिट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जो हमारा एसिटाइल कोलिन है तो उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देता है एक एंजाइम एसिटाइल कोलिन। तो
एक हमारा एंजाइम है एसिटाइल कोलिन स्टीरेज, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज। तो ये एक एंजाइम है जो कि इसको मेटाबोलाइज कर देता है, इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देता है, यानी कि इसको इनएक्टिव कर देता है। तो ये जो है वो सारी मेडिसिन्स हैं कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर जो कि इसकी हाइड्रोलाइसिस को रोक देती हैं, यानी कि एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलाइसिस को नहीं होने देती। जब हाइड्रोलाइसिस ना होगी तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बड़ा ही रहेगा और वो अपना असर दिखाएगा। तो ये जो है देखिए दो टाइप्स की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि ये जो भी एंजाइम है एसिटाइल कोलिन स्टीरेज उस पर जाके रिवर्सिबली ये काम करती हैं, बोले को एक बार उसको ये इनहिबिट कर देती हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वो बाद में रिमूव भी हो जाती हैं, उनको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फाइसोस्टिग्माइन है, नियोस्टिग्माइन है। दूसरे हमारे इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार उस एंजाइम पे जाके वो बाइंड हो गई तो उसको हमेशा के लिए वो जो है ब्लॉक करके रखेंगे, वो इरिवर्सिबल कहलाती हैं। जैसे कि आइसोफ्लोरोफेट है और मेलाथियोन है, पैराथियोन है, ये इसके इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो हमारा डिफाइन कोलिन स्टीरेज रीएक्टिवेटर। जैसे कि नेम हमारा रीएक्टिवेटर, उससे पहले मैं आपको बताऊं जैसे कि अभी हमने देखा था कि एसिटाइल कोलिन जो हमारा यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है उसको एक एंजाइम एसिटाइल कोलिन स्टीरेज इनएक्टिव कर रहा था, यानी कि उसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहा था। लेकिन जब हम कुछ मेडिसिन्स लेते हैं तो उनकी हो जाती है पॉइजनिंग, तो उनसे होता क्या, जो हमारा एसिटाइल कोलिन स्टीरेज जो एंजाइम है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है, यानी कि फिर वो एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलाइसिस नहीं करता। अब ऐसा तो नहीं है कि जब एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी तो उसका क्या होगा, उसका लेवल बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, यानी कि हमारी बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म होना भी ज़रूरी है। तो लेकिन कुछ मेडिसिन की पॉइजनिंग की वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म करता है एंजाइम वही ब्लॉक हो जाता है, तो उसको हमें रीएक्टिवेट करना होता है कि भाई रीएक्टिवेट हो जाए और एसिटाइल कोलिन के लेवल को तू कम कर दे। वही है देखिए, दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज टू रीएक्टिवेट द कोलिन स्टीरेज एंजाइम। ठीक है, दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिटाइल कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर लाइक सल्फोनेट ऑर्गेनोफॉस्फेटेज पॉइजनिंग, यानी कि पॉइजनिंग में यूज़ की जाती है। कुछ मेडिसिन की जब पॉइजनिंग हो जाती है जो ज़्यादा ही तरीके से इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, तो उस केस में उस एंजाइम को दोबारा से रीएक्टिवेट करने के लिए इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इनको हम कोलिन स्टीरेज रीएक्टिवेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव बायोसिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड प्रोसाइक्लिडीन। तो देखिए ये जो लास्ट में यूनिट है पूरी थर्ड, इसमें मैंने तीनों मेडिसिन दे दी हैं जिनके ऊपर स्टार है, इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, सभी के ऊपर स्टार है। तीनों में से कोई भी आ सकती है और पक्का ही आएगी। तो इनकी मैंने बायोसिंथेसिस दी है। अब देखिए आप कहोगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप सारा कुछ दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, मैंने ऑलरेडी शुरू में बोल दिया था। तो इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड क्या है, जैसे कि यहाँ सिलेबस में देखोगे ये है हमारा कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि हमारे एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट है उसको कम करेंगी, उसको ब्लॉक करने का काम करेंगी। तो देखिए सिंपली वही लिख रखा है, इट इज़ ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन का कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है, यानी कि उसको इनहिबिट करता है ये। तो ये बनती कैसे है हमारी इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, तो देखिए दो कंपाउंड के नेम ध्यान रखने के, एन आइसोप्रोपाइल नॉरएट्रोपिन। तो ये जब मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख लेना, तो जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, सिंपल सा है वैसे, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी टफ है, तो आपने देख लेना इनके स्ट्रक्चर। बात करते हैं ये जो हमारी इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ये अस्थमा में यूज़ होती है और COPD, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की दोनों डिसीज़ हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो है ये भी हमारा मस्करेनिक ब्लॉकर होता है, मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, यानी कि एसिटाइल कोलिन का कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है ये भी। तो बात करते हैं ये जो है ना हमारा जो पेट में दर्द होता है, यानी कि एब्डोमिनल पेन, तो उसको ठीक करने के काम आता है। तो बनता कैसे है, साइनोसाइक्लोहेक्सेन, यानी कि जो साइक्लोहेक्सेन है वहाँ पे साइनाइड ग्रुप जुड़ा होगा, और एक है हमारा साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, यानी कि साइक्लोहेक्सेन पे एक ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एमाइड की प्रेजेंस में, तो ये बनाते हैं साइनो बाईसाइक्लोहेक्सेन, यानी कि दो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उनमें एक साइनाइड ग्रुप जुड़ा है जिसको हम बोलेंगे बन साइनो बाईसाइक्लोहेक्सेन। तो ये इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कि फर्दर एक हमारा केमिकल है
स्ट्रक्चर आप देख लेना, जिसका जो नेम तो काफ़ी बड़ा है, N, डाई इथाइल इथेनॉल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसके साथ रिएक्ट करने के बाद में हमारा डाईसाइक्लोमाइन बनता है। स्ट्रक्चर में इस तरीके से 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, बाकी बाद में यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप देख लेना। तो ये जो है हमारा डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड है। यूज़ कहाँ पर होता है, वही एब्डोमिनल पेन में, पेट के दर्द में ये यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट में अभी हमारी जो लास्ट में जो कुछ जो मतलब मेडिसिन बची है, ड्रग, वो हमारी प्रोसाइक्लिडीन। तो इसकी सिंथेसिस भी आती है। तो प्रोसाइक्लिडीन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग मस्करेनिक रिसेप्टर। ये भी हमारी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है किसकी, एसिटाइलकोलिन की। सिंथेसिस कैसे होती है, तो देखिए एक हमारा ये कंपाउंड है 3,1 पायरोलिडिनिल प्रोप्लोफेनॉन। तो ये जो है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि साइक्लोहेक्सेन रिंग में मैग्नीज और ब्रोमाइड जुड़ा है। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, एसिडिक कंडीशन में, तो हमारी प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड ये बनती हैं। तो इस तरीके से आप देख लेना, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बात करते हैं इसके हम यूजेस की। तो सेकंड लाइन ड्रग यूज़ होती है किसके लिए, पार्किंसंस की डिसीज़ में। एक हमारे ब्रेन में डिसीज़ होती है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है, तो ये उसको रिड्यूस करने में, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। बाकी डिक्रीज मसल स्टिफनेस, यानी कि जो हमारी जो मसल्स होती हैं वो जब स्टिफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, तो उस केस में इसका यूज़ होता है उसको रिलैक्स करने में। एंड ये स्वेटिंग और सलाइवा वगैरह जो होता है उसके प्रोडक्शन को भी ये कम करती हैं। तो यह है प्रोसाइक्लिडीन का यूज़। अब देखिए बात करते हैं ना, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो हमने बस इतना ही कवर करना है। बाकी हम जो है नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे, जो कि हमारे 4th यूनिट होगी एंड 5th यूनिट होगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर सेकंड पार्ट में, आप कंटिन्यू रहिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।